और सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। दोस्तों, जब भी कोई जुर्म होता है तो सबसे पहले पुलिस में उसकी FIR दर्ज होती है, उसके बाद अदालत में एक मुकदमा चलता है, और अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो जो मुल्जिम होता है, अपराधी होता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है। इस बात को आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन जिसके साथ वह जुर्म या अपराध हुआ है, क्या उसको जो उस वक्त नुकसान पहुंचा, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हो, चाहे वो जहनी तौर पर हो, या उसको माली नुकसान हुआ हो, क्या उसकी भी भरपाई होती है? क्या उसका भी कोई मुआवजा मिल सकता है? या ऐसी कोई स्कीम है कि ख़ास तौर से उन ख्वातीन विक्टिम्स को जिनके साथ कहीं ना कहीं कोई सेक्सुअल क्राइम किया गया हो या रेप का मामला हो, उनके लिए क्या कोई मुआवजे का या किसी तरीके के कोई कंपनसेशन की क्या कोई स्कीम है, या ऐसी सूरत में सरकार उनकी क्या कुछ मदद करती है या कर सकती है? आज इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं मारूफ वकील जनाब अश्वनी भारद्वाज साहब, और हमारे दूसरी ख़ास मेहमान है समाजी कारकुन डॉक्टर अर्चना अग्निहोत्री साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं शुरुआत अर्चना जी से करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है, आपने ज़मीनी तौर पर बहुत काम किया है समाजी कारकुन के तौर पर। अगर हम इस तरह के केसेस की बात करें, जब किसी भी महिला के साथ इस तरह की कोई वारदात हो जाती है, और दूसरी तरफ हम आज बात कर रहे हैं मुआवजे की भी, डेटा क्या बताता है कि किस तरह के केसेस आते हैं सामने और मुआवजा किन लोगों तक मिल पाता है? देखिए, केसेस तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के कई तरह के आते हैं, रेप से लेकर के मोलेस्टेशन से लेकर के पोर्नोग्राफी तक, किसी भी तरह के हो सकते हैं। अक्सर मुआवजे का जो एक कानून बना, बहुत बढ़िया कानून बना है अपने देश में, लेकिन वो मुआवजे का कानून विक्टिम तक पहुंच नहीं रहा है। उसकी क्या वजह है? जो मैंने ज़मीन पे जाना है, उसकी वजह है लोगों का इसके बारे में पता ना होना। कानून ये है कि अपने आप जैसे ही ये हादसा होगा, पुलिस जब FIR लिखेगी, FIR के बाद एक कॉपी वो स्टेट लीगल अथॉरिटी को देगी। जैसे ही वो कॉपी उसके पास जाएगी, एक इंटरिम कंपनसेशन उस विक्टिम के लिए तुरंत रिलीज होता है। ये एक कानून के सिंपल फॉर्म है। कानूनी भाषा क्या है वो तो वकील साहब बताएंगे। जरूर जानूंगा। सबसे पहले मैंने ज़मीनी हकीकत इसकी जानने की कोशिश की थी। होता क्या है कि शायद पुलिस भी ओवरवर्क्ड है, कब लेटर पहुंचता है स्टेट लीगल अथॉरिटी के पास, लीगल अथॉरिटी भी शायद ओवरवर्क्ड है, उनको भी नहीं पता चलता है। अभी जो हम लोगों का एक डेटा रिलीज हुआ था, न्यूज़पेपर में आया था, उन्होंने बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसके ऊपर डेटा रिलीज किया था। 100 बच्चों की स्टडी की गई थी दिल्ली में। 100 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को मुआवजा मिला, वो भी साल भर के बाद में, जबकि जो बच्चों के लिए स्टडी थी उसमें था कि 30 दिन के अंदर इंटरिम मुआवजा मिल जाता है 100 में से एक बच्चे को, और वो भी क्योंकि स्टडी उन 100 बच्चों की गई थी। हादसे तो बहुत होते हैं, हजारों की संख्या में। आपने स्टडी के लिए वो सिलेक्ट किए जो 100 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे, उसमें से सिर्फ एक को मिल पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप कहते हैं इसका परसेंटेज क्या है, 1%। ये तो स्टडी वाला था। नॉन स्टडी में तो समझिए 0.001% कहीं पे पहुंचता होगा। अब ज़रूर हम इस कानून को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल अगर किसी के साथ आ जाती है तो उसके लिए क्या निज़ाम है। और इसके लिए मैं अश्वनी जी से जानना चाहूँगा, आप एक मारूफ जाने माने वकील हैं, और किसी भी कानून को समझाने के लिए एक वकील मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है। हमारे देश में क्या कानून है ऐसी सूरत हाल में, चाहे वो बच्चे हों चाहे ख़वातीन हों, जो भी विक्टिम है उनके लिए क्या कुछ कानून है? ऐसा है, कानून कंपेंसेशन का पहले भी हमारे CRPC में होता था, लेकिन उसमें किसी को एक तो ज़्यादा केवल वो कोर्ट के पास पावर थी कि कोर्ट उसको अवार्ड करती थी। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ
तो काफ़ी चीज़ों पर ध्यान गया। उस टाइम पर कुछ कमेटीज़ बनाई गई। उसी समय पर एक केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ पर ये सारी बातें सामने आई कि कानून तो है, लेकिन जब तक आप स्पेसिफिकली महिलाओं के बारे में, जो महिलाओं की, क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए थे, पहले रिपोर्टिंग भी कम होती थी, अब रेप केस हो गए, फिर हमने देखा बीच में कि एसिड अटैक बहुत सारे बढ़े। तो उस समय पर ये बात उठी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और एक कंपेंसेशन स्कीम बनाई गई फॉर वुमेन विक्टिम्स या जो सर्वाइवर होते हैं। वो स्कीम 2018 में आई। उस स्कीम के अंदर सारे के सारे जितने भी महिलाओं के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस होते हैं, सारे के सारे उसमें शामिल किए गए। उसमें डाउरी डेथ भी था, उसमें ये जो 498 एक हमारे पास बहुत सारे केस चलते रहते हैं वो भी था, रेप केस भी था, जो उसमें मोलेस्टेशन वाले थे वो भी थे, एसिड अटैक भी थे, पोक्सो, सारे के सारे उसमें शामिल किए गए। और उसमें बाकायदा उस स्कीम के अंदर एक पूरा का पूरा एक उन्होंने जो संगठन की तरह उसको तैयार किया, जिससे कि सबको उसको पूरा फ़ायदा मिल सके। अब उसमें जैसे बनाया गया, उसमें केवल ऐसा नहीं था कि केवल महिलाओं को, अब होता ये था कि जैसे महिला के साथ कुछ हुआ, महिला की डेथ हो गई, उसके बच्चे होते थे, उसके डिपेंडेंट होते थे, उनको भी उसमें शामिल किया गया। जो उसके ऊपर आश्रित हैं, जो उनके ऊपर जितने भी आश्रित लोग हैं, उसको भी उसमें शामिल किया गया। और उसी समय पर उन्होंने पूरी स्कीम के अंदर सारी की सारी ड्यूटी कायदे से महिला के ऊपर नहीं डाली गई है। उसमें 2 तरह से मुआवजे का प्रावधान कर रखा है। एक तो ये ऑटोमेटिक है, जिसमें कि जैसे ही केस रजिस्टर होगा, पुलिस की ड्यूटी है कि वो एक कॉपी जो भी उस स्टेट की जो अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसको भेजे, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनको भेजे, जिससे कि वो तुरंत एक्शन लें। और उसमें एक इंटरिम कंपनसेशन भी रखा गया। इंटरिम कंपनसेशन ये था कि जब तक फाइनल कंपनसेशन डिसाइड हो, वो आगे केस आगे चले, इन द मीन टाइम भी उनको मिले, यानी उस दौरान के अंदर भी उनको उस दौरान भी एक साथ ही, कि जब तक फाइनल नहीं हो पा रहा तब तक वो सर्वाइव करती रहे। हाँ, होता ये है ना, जैसे आप देखें एसिड अटैक वाला होता है। एसिड अटैक में क्या हुआ कि अब महिला को मुंह जल गया या जो भी कोई अंग जल गया, उस टाइम पर उसको मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए होती है, उसको सारा कुछ वो होना चाहिए। अब अगर कई बार उनके पास अगर पैसे नहीं है तो अपना इलाज भी नहीं करवा पाते थे। तो उन्होंने जैसे कर दिया कि जैसे इसमें एसिड अटैक में कि 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर उसको 2 लाख रुपए देने हैं, उसके बाद 15 दिन के अंदर और 2 लाख रुपए देने हैं, और बाकी भी वो कंपनसेशन भी उसको बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग कि उसकी कितनी ज़रूरत है। जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले उसको शुरुआत कर देनी चाहिए कि उसके साथ ये ऑफेंस हो गया, उसके साथ ये जुर्म हो गया, वारदात हो गई जी, कहाँ जाना है सबसे पहले? भाई सबसे पहले तो उसको पुलिस थाने जाना है, पुलिस में अपनी कंप्लेंट लिखानी है। कंप्लेंट लिखाने के बाद ही प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि जुडिशरी का प्रोसेस ही तभी शुरू होगा। तो जाना तो उसको पुलिस थाने ही है। और इस तरह के केसेस में खासकर जो कानून बनाया गया वो इस तरह का बनाया गया कि अगर पुलिस वाला लिखने में लापरवाही करेगा तो उसके ऊपर भी तगड़ा एक्शन होगा। इसलिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस तरह के मामले में जहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस हुई हैं, बाकायदा बगैर डरे पुलिस के पास जाए। और एक कानून और है कि विक्टिम की आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, यानी उसकी जो शिनाख्त है, हाँ, उसको छुपाया जाएगा, पुलिस भी नहीं कर सकती है। और इसीलिए पुलिस जब उनके पास जाएगी भी तो सादे कपड़ों में या इस तरह से कि कोई पता ना चल पाए कि पुलिस उनके यहाँ आई है। तो लोगों को ये बात पता होनी चाहिए अपना अधिकार, कि वो लोग इस मुद्दे को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसके बारे में तुरंत आवाज़ उठाएं, खुल के बात करें और पुलिस के पास ज़रूर जाएं। हो सकता है पुलिस को भी ना पता हो, कभी कभी सबको कानून नहीं पता होते, तो पुलिस को भी बताएं कि आप जो है हमारे यहाँ यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, आप हमको थाने पे नहीं बुलाएंगे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी के आधार पे FIR लिख ली जाएगी। आपने कहा कि अगरचे पुलिस वाले भी अगर लिखने में कुछ क्या नाम है आनाकानी करते हैं तो उसके खिलाफ भी किस तरह की आनाकानी सामने आती है, किस तरह की दिक्कत सामने आती है? एक्चुअली पुलिस वालों को अभी तक FIR जितनी भी होती है उसमें होता क्या है कि जब तक प्रूफ नहीं हो तब तक FIR नहीं लिखी जाती। जैसे अगर हमारे घर में चोरी हुई है तो हमें प्रूफ देना पड़ता है कि हमारे ये बर्तन हमारे पास थे और अब नहीं है, उसकी रसीद, उसकी फ़ोटो, इस तरह से करके। लेकिन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में स्पेशली कानून बनाया गया है कि आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, FIR आपके कहने पे ही लिख दी जाएगी। अगर आपने कहा आपके बयान के ऊपर हाँ आपने FIR दर्ज हो जाएगी। जी हाँ, कानून यही कहता है। जब बात आती है, सबसे पहले आपने कहा कि थाने में अगरचे वहाँ कहीं चूक हो जाती है, मुआवजे की पहल के तहत अगर कोई चूक हो जाती है तो आपने क्या वो खुद से भी कर सकते हैं, तो उनको खुद में क्या विक्टिम का जाना ज़रूरी है या उसके आधार पर, उसकी बुनियाद पर उसकी तरफ से कोई और भी जा करके वहाँ दर्ज? विक्टिम के बिहाफ पर कोई भी जा सकता है। वहाँ पर मेन बात तो ये है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए।
एक बार जब वो सारी डिटेल वहाँ भेज देंगे तो बाकी डिटेल तो थाने वगैरह से अपने आप मंगा ली जाती है, सब पहुँच जाएगा, बस केवल आपको वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू हो पाएगा। कहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है? वहाँ पे जो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे हर जिले में होती हैं, हर जिले में होता हर जिले में होती हैं, हर राज्य में भी होती हैं। तो जिले है? तो में भी इसका जा ऑफिस सकते हैं। अदालत में होता है या अदालत से कहीं पर? ज़्यादातर आप देखेंगे इन अथॉरिटीज़ का ऑफिस कोर्ट में ही होता है। तो जहाँ भी वो न्यायालय होंगे, जैसे जिला न्यायालय जहाँ पर भी होगा, वहाँ पर हमेशा एक कार्यालय उनका रहता है। क्या और किसी फॉर्म बड़ा सिंपल है। आप पेशे से वकील हैं, क्या इस मामले में भी अपनी जो पहले बताना है वहाँ जाकर के किसी वकील की आवश्यकता है, या खुद जाकर के कोई भी बयान दे सकता है अपना? नहीं, या वहाँ पर किसी वकील की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भी बहुत सिंपल रखा हुआ है। वहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है, केवल आपको केस की डिटेल देनी है। केस की डिटेल दे देंगे तो एफआईआर वगैरह वो अपना मंगा लेंगे। वहाँ पर उनको बस ये पता चलना चाहिए कि क्या ऑफेंस हुआ है, सो दैट कि उसके हिसाब से वो कंपनसेशन उसके बना लेंगे, या उसे जो भी ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पता नहीं चल पाता कि ज़रूरत कितनी है। भाई किसी की इंजरी कम हुई है, किसी की ज़्यादा हुई है, वो तो वही बता सकते हैं कि अगर वो चाहें तो हॉस्पिटल से भी एस्टिमेट ले सकते हैं, और उसमें हर चीज़ के लिए कंपनसेशन है। ऐसा नहीं है कि केवल मतलब आपको इज्जत के लिए भी है। के लिए, जैसे आपने कहा हर चीज़ के लिए कंपनसेशन है, तो किस किस चीज़ के लिए तो compensation? जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पर अब रेप केस में होता है, अब रेप केस में एक तो उसका इलाज भी होना है, कई बार बच्चा भी हो जाता है, जी, बच्चे के लिए भी वहाँ प्रावधान है। कई बार रेप केस में आप देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होते हैं वो भी हो जाते जी। हैं, उसके इलाज के लिए प्रावधान है, HIV के लिए भी प्रावधान है। हर चीज़ के लिए वहाँ पर प्रावधान उन्होंने बना के रखा हुआ है, और कंपनसेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये है कि वही जैसे अर्चना जी ने कहा कि अगर आप अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे, आप वहाँ पर जाएंगे नहीं। अब जैसे अर्चना जी ने वही ये बात ही बताई थी कि वहाँ पर आपको पूरा का पूरा, एक बार आपने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी, पुलिस को इस ड्यूटी बाउंड कि वो वहाँ पर आप वो कंप्लेंट नोट करें, FIR रजिस्टर करें, MLC कराएं, क्योंकि MLC से पता चलता है कहाँ पर क्या क्या इंजरी है। इंजरी हुई है। तो सारी की सारी चीज़ें वो तुरंत शुरू हो जाता है, और कंपनसेशन भी वहीं से जुड़ा हुआ है। और हर थाने में भी ज़्यादातर शायद सबको पता होना चाहिए। नई इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस वालों को नहीं पता है तो ये पुलिस वालों की भी ड्यूटी है कि वो बताएं उसको। तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, और इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं इस वक्त जो देख रहे हैं वो ये जान सकें कि ऐसी सूरत हाल में किस तरह आप मदद हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप मुआवजा हासिल कर सकते हैं। मैडम, क्या क्या शक्लें होती हैं मदद की, किस किस तरह से? जैसे हम सबसे पहले अगर मेडिकल की बात करते हैं तो वहाँ से शुरुआत होकर के कहाँ तक ये जाता है मुआवजा? हाँ, ये मुआवजा में 2-3 बातें बता दें। मदद में क्या होता है, एक तो फिजिकल इंजरी होती है, एक इमोशनल इंजरी भी होती है। इमोशनल इंजरी की काउंसलिंग भी इसमें कवर होती है, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर बच्चे हैं छोटे और किसी बच्चे के संग हादसा हुआ है तो उसकी एजुकेशन पे असर होता है, वो भी इसमें कवर्ड है कि उसको, क्योंकि ये स्टडीज़ आई हैं कि एजुकेशन हैम्पर होती है ऐसे बच्चों की, ज़्यादा उनके दिमाग पे ऐसा असर होता है, उनके दिमाग पर असर पड़ता तो है, और उनकी उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ जाता है। तो उनकी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए एडिशनल अगर सपोर्ट चाहिए, एडिशनल ट्यूशन चाहिए, वो भी इसमें कवर होती है। वो भी सरकार प्रोवाइड करेगी? जी, सरकार प्रोवाइड करेगी। कानूनी मदद तो पूरी कवर होती ही है, हर तरह का मुआवजा कवर है। तो जो फॉर्म होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है, जैसा कि उन्होंने बताया सर ने, कि आप लिख दीजिए कि ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, उसके हिसाब से मुआवजा बनता है। मिनिमम 50,000 होता है, लेकिन लाखों में भी जाता है। और ये अंतरिम होता है, मतलब कि इमीडिएट मिल जाता है, जो कि 30 दिन के अंदर मिलता है ये मुआवजा। इसके बाद एक आपको हम बताएं, हमारे संग ही अपना अनुभव है, एक का हम लोगों ने, क्या कोई फैमिली मेंबर ही जा सकता है जैसे आपने कहा, या फैमिली के नहीं, अलावा नहीं, कोई हम मिलने लोग वाला गए थे, पड़ोसी? जैसे हम तो NGO है, हम लोग गए थे। आप जा सकते? हाँ, हम लोग भी गए थे, पर फैमिली का एक जना होना जरूरी है। अच्छा, फैमिली का एक हाँ, मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए लीगल अथॉरिटीज़ वगैरह को कंफर्मेशन लेना होता है, क्योंकि उनके वो चाहिए होता है, ID प्रूफ वगैरह सब चाहिए होता है कि उसी फैमिली से हैं, उन्हीं के लोग हैं, कहीं इसका मिसयूज़ ना हो जाए कहीं, इसलिए तो वहाँ उनका एक जना होना ज़रूरी है। ये बात तो ज़रूरी है। अनलेस की कोई ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, कि NGO या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट उनको सपोर्ट कर सकता है। अगर कोई विक्टिम खुद से जाकर के, जैसे वकील साहब ने कहा था कि खुद से जाकर के भी वहाँ कर सकते हैं, वो अपनी फाइल को किस तरह से आगे बढ़वाएं? वो बिल्कुल यही कहें कि भाई हमारा जो है अभी तक मिला नहीं है, उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है, थोड़ा कानून पढ़ने की ज़रूरत है, कानून जानने की ज़रूरत है। तो वो वकील जो वहाँ पे होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, वो मदद करते हैं, आपको गाइड कर देते हैं, पर डिपेंड करता है कि कब आपको मिले, क्या मिले। वो लोग बताते हैं कि इसमें आपको कंपनसेशन मिलता है, लेकिन हम लोगों को पूछना पड़ता है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि प्रोसेस में अपने आप हो रहा है, क्योंकि कानूनी रूप में अपने आप मिलना है विक्टिम को ये कंपनसेशन। मैडम ने कहा कि वकील साहब जो होते हैं वहाँ पर वो मदद करते हैं, क्या इसके अंदर लीगल एड भी शामिल है कि उनको फ्री के अंदर, क्योंकि एक मुकदमा चल रहा है, उनको वैसी आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है कहीं से, अब वकील साहब की भी लीगल एड तो पहले से ही अवेलेबल है जी,
लीगल एड तो पहले से ही अवेलेबल है, वहाँ पर तो केवल एप्लीकेशन देके लीगल एड तो आपको हर चीज़ें मिल जाती है, तो लीगल एड की तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे इसमें अभी बताया अर्चना जी ने कि जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, अगर आपको ये लगता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर समय ज़्यादा लग रहा है, तो हर एक में कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, आप उन अथॉरिटीज़ के पास जाइए और जाने की आजकल प्रैक्टिकल खुद भी जाने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका फ़ायदा उठाया जाए। हर अथॉरिटी की एक ईमेल होती है, और आप चाहें तो देखिए ये जो जितनी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं, ये भी एक जज के अंडर काम करती हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो ज़िले की होती है, तो जिला न्यायालय जो भी होता है वहाँ पर जो भी जिला जज होगा उसके अंडर काम करेंगी। जो स्टेट की होती हैं वो चीफ जस्टिस के अंडर काम करती हैं, जो भी उस पर्टिकुलर वहाँ की जो हाई कोर्ट होगी उसके अंडर काम करती हैं। तो वो सारे के सारे थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल, जैसे मैं कोर्ट में देखता हूँ जी, कि अगर उनका भी एक अलग से वहाँ पर एक चेयरमैन बनाया गया होता है, केवल चीफ नहीं, चीफ ने जस्टिस किसी भी जज को डेजिग्नेट कर देता है, और उनका पूरा का पूरा ऑफिस होता है जो पूरा का पूरा इन सब बातों पे ध्यान रखता है। तो अगर हमें जैसे लगता है, जैसे अर्चना जी ने बताया कुछ आई समस्याएं, तो पहली बात तो ये है कि सबको बताया जाए वो स्कीम्स का। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार अगर आप हर थाने के अंदर एक बोर्ड अगर हम पक्का कर दें कि यहाँ पर एक बोर्ड लगेगा जिसमें आप सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशन हिंदी में देंगे, बहुत खूब, या वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें देंगे, होनी चाहिए। तो एक बार लोकल लैंग्वेज में अगर पता चल जाएगा, देखिए अधिकार को पाने का सबसे पहले पता होना जरूरी है। अगर हमें पता होगा अधिकार, तभी हम उसको पाने की कोशिश करेंगे। और उसके और लिए पाने के लिए अगर वहाँ पर जैसे अभी भी होते हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के फ़ोन नंबर्स वहाँ पर दे रखे होते हैं, तो आप उनको परस्यू करें। अगर वो नहीं करते तो एक ईमेल डाल दें आगे जी। और ऐसा नहीं है कि केवल परिवार वाले करें, अगर ये किसी की भी नॉलेज में बात आ जाती है कि ऐसा कोई केस है, तो वहाँ पर एक ईमेल डाल दें, तो इन्फॉर्मेशन तो अपना मंगा लेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उसमें स्कीम के अंदर सबसे पहले वो जानकारी उन तक पहुंचे। लेकिन अब बात आती है जैसे मुआवजे की, लोग इसको लेने के अंदर भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा मैडम आप इस पर रोशनी डालें कि इसमें हिचकिचाहट, इसमें बेइज्जती महसूस करना, क्यों लोगों को इससे बचना चाहिए? इसमें ना तो हिचकिचाहट होनी चाहिए, ना ही बेइज्जती महसूस करना चाहिए। पर आपने जो कहा ये बिल्कुल सच है। कई बार हमारे सामने ऐसे किस्से आए हैं कि लोगों ने कहा नहीं, ये तो एक तो हम लोगों के साथ इतना गलत हुआ है, अब ये पैसा लेंगे तो ये तो पाप का पैसा है। तो लोगों को एक बात जाननी चाहिए कि ये पाप का पैसा नहीं है, ये सरकार और व्यवस्था ये दिखा रही है कि वो आपके साथ है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आप लोग क्लेम करना शुरू करते हैं तो उससे जो है सिस्टम को मोबिलाइज होने में मदद मिलती है, इसलिए भी इसकी ज़रूरत है। और हम लोग टैक्सेस देते हैं, हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए उसके हर एक एस्पेक्ट को हम लोग को सपोर्ट करना है। विक्टिम कंपनसेशन अगर कानून बना है तो उसका भी ज़रूर से आप लोग इस्तेमाल करें, जिससे कि सिस्टम में हर चीज़ के बारे में सबको पता हो। और कई लोग होते हैं जिनको ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अधिकतर लोग जब यूज़ नहीं करते हैं किसी कानून को तो वो दब के रह जाता है। तो जिनको सच में ज़रूरत है उनको मदद कभी कभी मिस हो सकती है। तो इसलिए विक्टिम कंपनसेशन प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, इस कानून का। ये उनका राइट है, राइट भी है। और उन्होंने व्यवस्था में, सिस्टम में डाला गया इस चीज़ को सोच के डाला गया है। विक्टिम को ये नहीं लगे कि वो अकेला है, विक्टिम को लगे कि उसके साथ सब लोग सब तरह से हैं, तन मन धन से लोग उसका साथ देंगे। एक बात और भी है कि अधिकार तो आपका है ही है, दूसरे उससे आपको रिहेबिलिटेशन के अंदर भी मदद मिलती है। वो किस तरह? आपके साथ जैसे एक ऑफेंस दुर्घटना घटी, जब वो दुर्घटना घटती है तो आपको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ हानि होती है जी। तो एक बार अगर कुछ पैसे उस टाइम पर मिल जाते हैं जिससे आप अपना इलाज करवा पाएँ या अपनी आप एक काउंसलिंग ले पाएँ, तो उससे आपको अपनी पूर्व स्थिति में आने में मदद मिलती है जी। दूसरी बात, एक बात और भी है कि जिस व्यक्ति की वजह से आपको वो हानि हुई, उससे लड़ने के लिए भी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होना जरूरी है जी। जब आप ठीक रहेंगे तभी आप अपना केस भी ढंग से लड़ पाएंगे, उसको सजा भी दिलवा पाएंगे। बिल्कुल तो इसमें एक बात ये तो है, ये अधिकार अगर हो आप गया ही टूट गए तो फिर वो ये इंसाफ तक कैसे पहुंचेंगे? तो एक सिस्टम को एक मदद भी मिलती है। देखिए फाइनली होगा क्या कि जब कोर्ट में केस जाएगा, उस लड़की को या जो भी विक्टिम है उसको गवाही देनी पड़ेगी। गवाही देने के लिए उसको सही मानसिक स्थिति में होना जरूरी है, तभी आप उस इंसान को सजा दिलवा पाएंगे। और आप केस ढंग से लड़ेंगे तो उससे एक बात और भी है कि एक डिटरेंट भी बनेगा। जब देखिए जब प्रोसीजर पूरा ठीक से चलेगा, गवाह ठीक से अपनी वो गवाही देंगे, तो उस इंसान को सजा जरूर होगी, और सजा होगी तो बाकी समाज के लिए भी एक मिसाल बनेगा।
बिल्कुल आपने तो सही थोड़ा सा उसमें ये देखना कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। और वैसे भी जब आपके पास साथ ये जो भी है एक दुर्घटना घट गई, उसके बाद आपका मुझे लगता है एक फ़र्ज़ भी बनता है कि आप जिस व्यक्ति की वजह से हुआ उसको एक सज़ा दिलवाएं जिससे कि वो आगे कभी दोबारा ना करे। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो मुआवजा है या जो हम कंपनसेशन जिसको कह रहे हैं, क्या ये सरकार की तरफ से मिलेगा या उस मुजरिम की तरफ से जिससे ये गलती हुई उसकी तरफ से? इसमें देखिए एक फ़ंड भी बनाया गया है, एक स्टेट का भी फंड है, सेंट्रल का भी फंड है, वो तो अलग से है ही है जी। बाकी कोर्ट के पास भी पावर है, जब जिस टाइम पर वो फैसला देती है तो जिस एक्यूज़ के ऊपर भी उसमें जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने से वो भी पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक अलग बात ये भी है कि स्कीम के अंदर कई तरह के फंड होते हैं। अब लीगल सर्विस अथॉरिटी से अलग फंड मिल रहा है जी। कुछ केसेस में, आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है वहाँ से भी आते हैं। अच्छा। तो वो सारे मुआवजे आपको अलग अलग मिलते हैं, ऐसा नहीं कंपनसेशन एक जगह से मिल गया तो दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर ये डर होता है लोगों में कि शायद एक जगह से उनको मुआवजा मिल गया है तो वो दूसरा नहीं ले सकते। नहीं, उसमें भी वही है कि अलग अलग स्कीम आती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी अलग से उसके लिए सेंक्शन है, तो आपको 2-3 जगह से मिलता है। बस ये है कि आपको उन अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे या ले पाओगे। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हर जगह कोर्ट में या कहीं पर भी अगर हम सारी चीज़ों को डिस्प्ले करें, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं, जी हाँ, वो लेकिन उसको पहुंच नहीं पहुंचाना पाती। बहुत जरूरी है। मैडम, किस किस तरह के केसेस में मुआवजा? आपने बताया कि तेजाब के केसेस में, बच्चों के साथ अगर वायलेंस हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस, तो उनके साथ मुआवजा है, रेप में मुआवजा है, इसके अलावा किन 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 हालात में मुआवजा है? बहुत तरह मतलब हर ही तरह के जिस भी तरह का क्राइम होता है, कोई विक्टिम हुआ है, सर्वाइवर है कोई, या नहीं भी सर्वाइवर है, अगर डेथ भी हो गई तब भी जो है मुआवजे हैं। मुआवजे तो हर तरह के क्राइम के उसमें होते हैं, मुआवजे का वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मुआवजा पहुंचने में दिक्कत कहाँ पे आती है। एक आपके संग हम एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की भी ज़रूरत है। जी। डालसा ने मुआवजा रिलीज़ कर दिया जी। मुआवजा पहुंचा बैंक में। जी। अब जिसके लिए मुआवजा था वो गरीब परिवार था, उनका खाता गरीबों वाला था। जी। उस बैंक मैनेजर के दिमाग में आया कि इतना सारा पैसा इनके यहाँ क्यों आ रहा है। अब विक्टिम की आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जी। बैंक मैनेजर को आप नहीं बता सकते कि ये मनी किस लिए आया है। किस लिए आया? उस बैंक मैनेजर ने वो पैसा उनको नहीं लेने दिया, और लॉकडाउन का टाइम था, वो लोग बहुत सफ़र कर रहे थे। हम लोगों को फिर से डालसा पे जाना पड़ा, डालसा से सिर्फ इतनी सी बात आने के लिए कि आप ये पैसा आने दीजिए इसमें, क्योंकि वो उसने बैंक मैनेजर ने लिख के दिया कि आप किस लिए ये पैसा ले रहे हैं। यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ये बताना पड़ा कि इनको पैसा दे दीजिए, एक बैंक को बताना पड़ा। भेज दिया था पैसा लीगल अथॉरिटी ने, तब भी नहीं वो कर रहा था। फिर दोबारा से जो है लीगल अथॉरिटी को स्पेशली कहना पड़ा कि ये पैसा इन्हीं के लिए है, हम लोग को पता है, ये हम लोग भेज रहे हैं, प्लीज़ लेट देम हैव इट। तब जाके, और इसमें 4 महीने लग गए भागदौड़ में। इसमें 4 महीने लग गए। तो यानी ये भी एक चीज़ है कि इसके अंदर बैंक्स को जो है उनको भी क्या कहीं ना कहीं हिदायत जारी होनी चाहिए, हाँ, कि वो इस कि तरह अगर के लीगल अथॉरिटी से पैसा आ रहा है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी से आ रहा है तो यू डोंट क्वेश्चन, लेट इट बी। क्योंकि विक्टिम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे सर्वाइवर्स किसी भी तरीके से एम्बैरस हो कहीं पे। तो ऐसे में आप जो सही कह रहे हैं कि बैंक वालों के लिए भी एक हिदायत अलग से जारी होनी चाहिए इसके अंदर, ताकि वो इस चीज़ के अंदर चोचला नहीं करें और जिसका जो पैसा है वो उस तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, प्रोग्राम के आखिरी मरहले में एक लास्ट कमेंट ज़रूर मैं जानना चाहूँगा सर से कि इस कंपनसेशन और मुआवजे के ताल्लुक से क्या कुछ ऐसा ज़रूरी है जो अब हमारे नाजरीन तक एंड में आपके ताल्लुक से पहुँचेगा? नहीं, इसमें वही है कि जो भी जितनी भी योजनाएं हैं इनका पब्लिसाइज ठीक से होना चाहिए। और मुझे एक बात और भी लगती है, जैसे मैंने कोर्ट में मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जिन लोगों को मुआवजा देना है उनमें भी काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं है कि मुआवजा इस टाइप का है। तो ये जितने भी जो भी अथॉरिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे DLSA वाले हों, ये मतलब लीगल, क्योंकि हो सकता है कि शायद दिल्ली में हम काफ़ी जागरूक हैं जी, तो दिल्ली वालों को पता होगा, लेकिन जितनी भी स्टेट्स में हैं वहाँ पर तो शायद उनको भी पता ना हो। तो जितनी भी स्कीम हैं इन सबको जैसे हम पब्लिसिटी करते हैं उनको पब्लिसाइज होना चाहिए, जिससे सबकी जानकारी में ये पहुँचे। और फिर उसमें ये भी बता दें कि इसमें कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप इसको बआसानी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। जैसे अभी अशर ने बताया कि अगर ऐसी कोई समस्या जैसे बैंक वाली आई जी, तो ये भी हमें वहाँ पर लानी चाहिए, जिससे कि स्कीम में, देखिए स्कीम एक बन गई है, उसको प्रोसीजरली लागू करने में कुछ समस्याएं आती हैं, तो जो भी समस्याएं आती है अगर वो भी आती रहें तो पता चलती रहें, तो उसमें ये कि आगे उनमें अमेंडमेंट कर दिया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए। जैसे भी हमने बात की कि हम अगर वो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो केवल ये नहीं कि विक्टिम के पास ही जा रहा, बैंक को भी कहा जाए कि चुपचाप इसे आप इसे रिलीज करें। ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का मसला है, ये सिर्फ यही नहीं है कि गरीबों में है, अमीरों में है,
क्या इसके अंदर कंडीशन रखी जाती है कि जिसको ज़रूरत है उसी को मुआवजा दिया जाएगा, अगर कहीं किसी हाई क्लास के अंदर या एलिट क्लास के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा? इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, इसमें सिर्फ विक्टिम, बस दैट्स अबाउट इट। केस हुआ है तो मुआवजा होगा, और विक्टिम के हालात पे, परिस्थितियों पे मुआवजा होगा, वो कम ज़्यादा होता है। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं कि उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर वीक है उसके लिए और भी कानून सपोर्टिव है, ये जरूर है कि और भी एक्स्ट्रा मुआवजे उसको मिल सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन में सर से लेना चाहूंगा बिल्कुल आपसे कि अगर लीगल सर्विस अथॉरिटी के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है विक्टिम, तो क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं? उसमें भी प्रावधान है कि उसकी आप अपील कर सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी के बाद आप एक कोर्ट में भी अगर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कर दिया वो फाइनल नहीं है, वो फाइनल नहीं है। उसके ऊपर भी अगर आपको लगता है और आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ मुझे ज़्यादा पैसे ज़्यादा मिलने मुआवजा चाहिए, चाहे वो ज़्यादा एजुकेशन के लिए कंपनसेशन किसी भी, चाहिए, हाँ, और मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं तो उसका हकदार हूँ। हाँ, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फाइनल हो गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नहीं, हाँ, शुक्रिया। बिल्कुल सही है। जी मैडम, बहुत मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम मुद्दे के ऊपर आपने इसमें रोशनी डाली। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने भी आज की गुफ्तगू से बहुत कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा, काफ़ी कुछ उनको जानकारी मिली होगी इस अहम मुद्दे के ऊपर, और वो भी आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ ये कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है उसको आप उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनके लिए आज ये प्रोग्राम था, क्योंकि विक्टिम कोई भी हो सकता है, वारदात किसी भी शख्स तक ये पहुंच सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, बेदार होना बहुत ज़रूरी है। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। आप अपने राय और मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं और हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। आज की इस पेशकश में हमें यही दे दीजिए इजाज़त। आदाब। ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने